गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह तंवर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इंग्लिश और वर्तमान में मैं राजकीय महाविद्यालय गुड्डा में पदस्थापित हूँ। इस कोरोना काल में जो ऑनलाइन टीचिंग हो रही है, उसी कड़ी में जो आज का जो वीडियो है वो है बीए पार्ट 3 के विद्यार्थियों के लिए जिनके पास इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट है। पेपर फर्स्ट में आज हम यूलिसिस जो पोएम है एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की, बहुत ही पॉपुलर, उसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन के बारे में बातचीत करेंगे। जैसा कि अब जानते हैं कि क्रिटिकल एप्रिसिएशन अगर किसी भी पोएम की करनी है तो सबसे पहले उस कवि के बारे में जानना जरूरी होता है। तो जो कवि है हमारा एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, वो विक्टोरियन काल का एक बहुत ही पॉपुलर कवि है। वो राज कवि था। उसका जन्म 1809 में हुआ और डेथ हुई 1892 में। और विक्टोरियन काल का ही नहीं, उसकी उपलब्धियों को देखते हुए उसको जो इंग्लिश कवि हुए हैं, अंग्रेज कवि, उनमें उसको बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कवि माना जाता है। किसी ने कहा कि हर युग में कोई ना कोई एक ऐसा कवि होता है या कोई राइटर होता है जो उस युग की आत्मा को अपनी पोएट्री में प्रस्तुत करता है। ये बात ड्राइडन ने कही थी, लेकिन ये टेनिसन पर भी लागू होती है, क्योंकि टेनिसन अपनी पोएट्री में विक्टोरियन एज की जो आत्मा है, जो वेरी स्पिरिट है, उसको प्रस्तुत करता है या उसका पर ही अपनी कविताएं रचित करता है। He stands in the same relation to his time। जिस युग में पैदा उससे उसका वही रिलेशन है जैसा कि चौसर का 14th सेंचुरी के साथ और पोप का अर्ली 18th सेंचुरी इंग्लैंड के साथ है। यानी कि आप टेनिसन को अगर पढ़ लेते ध्यान से उसकी कविताओं को, तो आपको उस युग में क्या चल रहा था उसके बारे में जानकारी मिल जाती है। उसकी जो रचनाओं में जो क्वालिटी है, बहुत ही जबरदस्त म्यूजिकल क्वालिटी और पिक्टोरियल क्वालिटी है उसकी रचनाओं में। पिक्टोरियल क्वालिटी का मतलब होता है कि जब हम पढ़ते हैं तो हमारी आंखों के सामने तस्वीरें आने लग जाती हैं। और जिस टेनिसन की जो सबसे बड़ी खास बात यह है कि एक एंगेजमेंट दिखाता है पास्ट से, उसका एक संबंध है। और वो उस पास्ट में जो लेजेंडरी हीरोज हुए हैं, जैसे यूलिसिस भी उन्हीं में से एक है, वो अपनी इस वर्तमान में क्या कंसर्न है उसको दिखाने के लिए उसका इस्तेमाल करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं टेनिसन बहुत ही टैलेंटेड कवि है, इसीलिए उसको राज कवि का भी दर्जा दिया गया था, पदवी दी गई थी। अब आते हैं पोएम के बारे में। जो पोएम है हमारी यूलिसिस, ये इंग्लिश लैंग्वेज की वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम है। इसका प्रकाशन 1842 में हुआ था। टेनिसन का एक मित्र था आर्थर हेलन, उसकी बहुत ही क्लोज फ्रेंडशिप थी या बेस्ट फ्रेंड था। उसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद जो है ये पोएम लिखी गई थी, एक ये और एक इन मेमोरियम, जो कि दुनिया की जो टॉप की 5 मोस्ट पॉपुलर एलिजीज है उनमें से एक आती है आर्थर एलन की डेथ पर। ये जो दुख से जो उस वक्त कवि भर गया था, इस पोएम के माध्यम से कवि अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है कि जिंदगी में दुख आते फिर भी हमें आवश्यकता होती आगे बढ़े। जिंदगी में बहुत से दुख उसने सफर किए हैं, फिर भी वो आगे बढ़े, इस चीज की आवश्यकता थी, इसको दिखाया गया। यूलिसिस लेजेंडरी दंतकथाओं में बहुत जबरदस्त ग्रीक यूनान हीरो है, और उसकी जो हीरोइक डीड्स की और एडवेंचर्स की जो कहानियां हैं वो होमर ने अपने बहुत ही पॉपुलर महाकाव्य ओडिसी में लिखी है। ओडिसी एक्चुअली यूलिसिस का ही नाम है। ओडिसी महाकाव्य जो है उसका हीरो है ओडिसियस, और इंग्लिश में उसको यूलिसिस कहते हैं। यद्यपि जो टेनिसन का यूलिसिस है वो होमर
से कहानी तो जरूर मिलती है, लेकिन जो उसका यूलिसिस और जो होमर ने यूलिसिस में अंतर है। टेनिसन का यूलिसिस दांते का जो यूलिसिस है, जो कि उसने इन्फर्नो के 26th कैंटो में प्रस्तुत किया, उससे ज्यादा मिलता है। जो क्लासिकल कवियों का, होमर का, वर्जिल का प्रभाव टेनिसन पर काफी था, और ये चीज देखने को मिलती है उसकी फ्रेजिंग में, उसकी वर्बल इकोज में, मतलब शब्द एक दूसरे गूंजते हैं। परंतु इन सब ऋणी होने के बावजूद भी टेनिसन का जो ट्रीटमेंट है, प्रस्तुतिकरण है, वो मौलिक है, और उसको हम कह सकते हैं नोबलेस्ट ऑफ ऑल टेनिसन्स क्लासिकल पोएम। और जो यूलिसिस पोएम है, वो उसकी जितनी भी पोएम रही, उन सब में से एक बहुत ही पॉपुलर पोएम के रूप में हम इसको मान सकते हैं। तो कुल मिलाकर पोएम भी काफी वो है। अब आते हैं कि इस पोएम में बात कैसे कही, यानी डेवलपमेंट ऑफ थॉट। जो डेवलपमेंट ऑफ थॉट है वो ये है, इस पोएम में सब्जेक्ट मैटर क्या है। तो सबसे पहले तो हम बैकग्राउंड समझे कि यूलिसिस इथाका का राजा था, और जो ट्रोजन वार जो कि 10 साल तक लड़ा, किसके बीच में, यूनानियों यानी ग्रीक्स के बीच, ग्रीक और ट्रॉय के बीच में, ट्रोजन के बीच में जो 10 साल, उसमें उसने भाग लिया। 10 साल बाद जीतने के बाद वो वापस अपने घर की ओर रवाना हुआ। लेकिन ऐसी ऐसी मुसीबतें आई कि उस जमाने में आज की सुविधा थी नहीं, उसका जहाज कभी इधर उधर मुश्किलों में गिर गया, कभी एडवेंचर से 10 साल उसको और लग गए। यानी कि वो अपने घर पहुंचा 20 साल बाद, वहां पर शांतिपूर्वक राजा बनकर राज करने लगा। लेकिन 20 साल के जो एडवेंचरस लाइफ थी, उससे उसकी मानसिकता ऐसी बन गई थी, जल्दी ही राजा के जीवन से, होमली सेटल्ड लाइफ से बोर हो गया। ये है बैकग्राउंड। तो इस पोएम में हमें जो सीन इमेजिन करना है, क्योंकि ड्रामेटिक मोनोलॉग है, क्रिटिकल कमेंट्स में करेंगे, कि यूलिसिस अपने सभी साथियों के साथ एक समुद्र के किनारे पर खड़ा हुआ है, और वह उनको आह्वान कर रहा है, एग्जॉर्ट कर रहा है कि और ज्ञान के संदर्भ में, एक अनुभव के संदर्भ में उनको अब निकल लेना चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर वो राजपाट छोड़कर एडवेंचर का जीवन प्रेफर करना चाह रहा है, और अपने साथियों से कहता वो उसके साथ चले। और इस बात के पक्ष में वो एक के बाद एक आर्गुमेंट देता है, यानी ट्रेवल और एडवेंचर के पक्ष में तर्क पे तर्क देता है। पहले कहता, फर्स्ट कहता, पीपल ऑफ आइलैंड जो उसके वो अनसिविलाइज्ड, असभ्य लोग हैं, लॉज आर अनजस्ट, जो कानून है असभ्य है, सो ही विल नॉट लाइक टू रूल देयर, इसलिए वो वहां पर शासन करना पसंद नहीं करेगा। हिज वाइफ हैड ग्रोन एज्ड, उसकी पत्नी बूढ़ी हो गई है, एंड द पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड हिज रियल नेचर, और लोग उसके रियल नेचर को नहीं समझते हैं। सेकेंडली, ही हैज ग्रोन यूज्ड टू ए लाइफ ऑफ एडवेंचर, उसको 20 साल में उसकी आदत तो हिस्सा हो गई थी एडवेंचर, और इनएक्टिव लाइफ ऑफ ए किंग डज नॉट सूट हिम, मतलब उसके साथ उपयुक्त नहीं है उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से एक निष्क्रिय राजा का जीवन। He has visited many lands and known many people with their different habits and ways of life. बहुत लोग 20 साल में अनुभव हुआ उसका, but there are still many more lands to be seen. बहुत से देश देखने हैं। He is eager to visit them, और वो उन सब में जाने का eager, उत्सुक है। The more he knows, the greater is his thirst for knowledge. प्यास बढ़ती रहती है। He would like to follow knowledge like a sinking star. ये फ्रेज भी बन गई है, सिंकिंग स्टार, डूबते तारे की तरह वो विज्ञान के पीछे भागना चाहता है। ह्यूमन लाइफ इज शॉर्ट एंड नॉलेज इज इनफिनिट, अनंत है। देयरफॉर नो टाइम इज टू बी वेस्टेड, कोई समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। एट होम वन बिकम्स रस्टेड, जंग लग जाता है। वन साइंस ओनली इन यूज, ही हैज ओनली ए फ्यू मोर इयर्स टू लिव, कुछ साल की जिंदगी बची है। ही वुड डिवोट देम टू द परस्यूट ऑफ एज मच नॉलेज एंड एक्सपीरियंस एज पॉसिबल, और वो उस बचे हुए जीवन का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा ज्ञान और अनुभव प्राप्त करने में लगाना पसंद करेगा। जहां तक उसके टापू का सवाल है, उसके राज्य का सवाल है, उसको उसकी चिंता नहीं है।
उसका जो लड़का है टेलीमेकस वो काफी सेंसिबल है, वो अपनी ड्यूटी अपनी माँ के प्रति अपने राज्य के प्रति पूरा करेगा. So he leaves his kingdom and his rule to his son, while he himself will enjoy his life of adventure abroad. Abroad means विदेशों में, दूर देश को अलावा. Therefore the sailors, उसके साथियों को कह रहा है, must set sail with him at that very night. उसी रात उनको शुरू हो जाना चाहिए अपने नई यात्रा पर. In the past they have cheerfully faced together great dangers and difficulties. खुशी खुशी उन्होंने बहुत से मुसीबतों का सामना किया है. And they would also do so in the future. भविष्य में भी ऐसा ही कर लेंगे. In the past they achieved much that was noble. No doubt they have grown old, but noble achievement is possible even in old age. कि बुढ़ापा आ गया लेकिन बुढ़ापे में भी वो काफी कुछ हासिल कर सकते हैं. They would sail towards the west, even beyond the western horizon. कि पश्चिम में जहाँ क्षितिज है, पश्चिम में जहाँ अपना ये वहां पर वो जाएंगे. It is just possible that they would be down डूब जाएंगे उस दौरान, but it is also that they reach the happy isles. Happy isles भी पहुंच सकते हैं. The abode of the dead heroes, जो कि मृत व्यक्तियों का, उनके जो हीरो है उनका निवास स्थान है. They may be physically weak, but they are still strong in determination. लेकिन दृढ़ निश्चय उनका मजबूत है. So they would set sail to strive, कोशिश करेंगे, to seek, find, ट्राई करेंगे, फाइंड करेंगे, एंड नॉट टू सरेंडर, नहीं करेंगे, किसी भी परिस्थिति में सरेंडर नहीं करेंगे. ये है उसकी डेवलपमेंट ऑफ थॉट, यानी आइडिया जो उसने पोएम में कहा, जो 70 लाइन की पोएम है. अब इसके ऊपर हम क्रिटिकल कमेंट्स यानी किसी एप्रिसिएशन में क्या पाते हैं. सबसे पहली चीज तो है ड्रामेटिक मोनोलॉग. पोएम एक ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है जिसमें एक व्यक्ति बोलता है और बाकी सुनते हैं, कोई उसको डिस्टर्ब नहीं करते. तो इसमें द पोएम इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग. इट इज ड्रामेटिक because it expresses the feeling not of the poet but of Ulysses, यानी character, यानी ड्रामा हो गया. And it is monologue because only one person speaks throughout. बस Ulysses ही बोलता है, the others merely listen to him, वो केवल सुनते हैं. दूसरी बात है complex work of art, थोड़ा जटिल रचना है पोएम. The poem is a complex work of art, as such is capable of different interpretations. अलग अलग व्याख्या की जा सकती है. It has been interpreted as an expression of the Victorian urge for action. क्योंकि विक्टोरियन काल में ऐसा कहा जाता है कि सबसे ज्यादा उपलब्धि यानी स्वर्ण गोल्डन एज था इंग्लैंड के इतिहास का. उसमें लोगों के अंदर एक उत्सुकता भरी रहती थी, ये चीज जाने वो चाहिए, तो उस एक्शन का प्रतीक है, उस लाइफ का एक्साइटमेंट का, फॉर ट्रेवल, एडवेंचर एंड डिस्कवरी का. But it has also been interpreted as an escape poem. Escape माने पलायनवादी. क्योंकि ये इसमें जो कवि है, जो हमारा मुख्य वक्ता है, प्रोटोगोनिस्ट है, मुख्य पात्र यूलिसिस, वो अपनी जिम्मेवारियों को नहीं निभा रहा बल्कि भाग रहा है उससे, ये भी माना जाता है. तीसरा इस पोएम की जो अगर विश्लेषण करें तो कैरेक्टर स्टडी है. The poem aims at presenting a type of character, not narrating an action. किस प्रकार की पर्सनालिटी है Ulysses, कहानी बताने के बजाय. The character depicted in this poem is the character of restless man. वो थोड़ा बेचैन है, impatient है, धैर्य नहीं है. To resume his travels and inquiry, वो मतलब बेचैन है अपनी दोबारा यात्रा शुरू करने के लिए और जानने के लिए, उसके लिए वो बेचैन है. दूसरा ईगो सेंटर्ड पर्सन, जो इस पर्सनालिटी है ये जो Ulysses, थोड़ा सा egoist है, अहंकारी है. It is an ego-centered poem. The central character is obsessed by self. वो अपनी अपनी कहता है, दूसरे सुनते हैं. The pronoun I is used a number of times. बहुत बार यूज किया pronoun I. For example, I meet and dole. ये phrases हैं poem से. I cannot rest from travel. I will drink. इस सब में I use है. Besides this, इसके अलावा the words my and myself are used. Myself और my भी I का ही रूप है.
इस पर प्रयोग किए गए हैं। When he talks of his relationship with his wife, his son and his people. Diction यानी भाषा. The poem displays Tennyson's command over language and his felicity of phrasing. मतलब ये पोएम दिखाती है जो टेनिसन है उसकी पकड़ है भाषा पर, इंग्लिश भाषा पर, और वो किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करता है वो तो गजब ही है. He has said what he had to say in the fewest possible, यानी सार गर्भित, गागर में सागर का इस्तेमाल है किया उसने. This makes the diction terse and epigrammatical. एपिग्राम सार गर्भित बना देती है भाषा को. Many of the lines of the poem have passed into common everyday proverbs. कई लाइनें तो पोएम की proverb बन गई हैं. For example, उदाहरण के लिए to follow knowledge like a sinking star, और दूसरी to strive, to seek, to find and not to yield. मतलब जब तक तारा डूब नहीं जाता तब तक वो चलता रहता, उसी प्रकार वो भी ज्ञान के पीछे भागना चाहता है, और वो जब तक ज्ञान है तब तक कोशिश करना चाहता है, प्रयास करना चाहता है, खोजना चाहता है, लेकिन किसी भी कीमत पर सरेंडर, समर्पण नहीं करना चाहता. ये प्रोवर्ब बन गई है. अब इसमें आईएएस वगैरह के एग्जाम में इस प्रकार की ये लाइनें आती है, इसको एक्सपेंड करने के लिए रहता है, पूरा पैराग्राफ इसमें लिखा जा सकता है. अब देखिए म्यूजिक. दूसरी इस पोएम की खास बात है, टेनिसन जो है बहुत ही गजब का कलाकार था. वो अपने शब्दों को जो चुनता था, जिन शब्दों से पोएम में यूज कर रहा है, उनकी साउंड, उनकी सेंस, सब चीजों को ध्यान में रखकर ही चुनता था. इस पोएम में अगर आप देखें तो म्यूजिक जो है एलिट्रेशन का क्लेवर यूज किया गया है. लिक्विड कॉन्सोनेंट होते हैं ले, में, ने, और ब्रिंगिंग टुगेदर ऑफ नंबर ऑफ बाउल साउंड्स एज इन द फॉलोइंग, और बाउल साउंड्स को नजदीक लाना जिससे कि म्यूजिकल क्वालिटी बने. तो देखिए, देयर लाइज द पोर्ट, द वेसल पफ्स हर सेल, देयर ग्लूम द डार्क ब्रॉड सीज. The poem is written in blank verse. तो blank verse है बिना किसी rhyme के, which especially in the last lines acquires almost a Miltonic grandeur. मिल्टन जैसी महानता, greatness प्राप्त कर लेती है, and sweep and majesty of torment, आखिरी के लाइन. अब बात करें कंक्लूजन की. इन कंक्लूजन ये कहा जा सकता है पोएम के बारे में कि ये विक्टोरियन स्पिरिट की, जो कि इंक्वायरी की है, कह सकते हो अंधेरी की है, खोजने की भावना है, उसकी एक रिप्रेजेंटेटिव पोएम है. इट स्टैंड्स आउट एज ए फॉरवर्ड लुकिंग वॉइस, आगे देखने की आवाज, ऑलवेज ईगर, ऑलवेज ऑन द मूव, हमेशा आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ये देखने को मिलता है इस पोएम के माध्यम से. देयर इज एपिग्रामेटिक ब्रेविटी, एपिग्राम सार गर्भिता, गागर में सागर, कम से कम शब्दों का इस्तेमाल किया है इन द पोएट स्टाइल एंड यूज ऑफ वर्ड्स में. देयर आर लाइंस वेयर वी फील द आइडियाज हैव, आइडियाज, द आइडिया हैज फाउंड, आइडिया हैज फाउंड इट्स मोस्ट फिटिंग एंड ब्यूटीफुल गार्ब, कि जो आइडिया है उसने अपना जो सही होती उपयुक्त और फिट गार्ब, वैसे कपड़ा तो, लेकिन यहाँ पर उपयुक्त स्थान पाया है. The pictorial effect is concentrated even in a single word, और उसकी तो इतनी जबरदस्त फेलिसिटी है फ्रेजिंग की कि एक ही फ्रेज से पूरा पिक्टोरियल को, जैसे विंडी ट्रॉय, की ट्रॉय जिसमें हवाएं चल रही है. In short, the poet has expressed the feelings of Ulysses in a beautiful way and has used his poetic talent in a remarkable manner. शानदार ढंग से उसने अपना सब कुछ इस्तेमाल किया है. Thank you very much.